वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। प्रीवियस क्लास में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से बेस्ड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करे थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के रिलेटेड डेफिनेशंस को पढ़ेंगे जो हमारा बेस्ड है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कब एग्जिस्ट करेंगे, उनमें किस तरह की क्वालिटी आनी चाहिए। ठीक है, और इससे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो वो तभी इन्वर्टिबल होगा जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 भी और ऑन टू भी हो। ठीक है, तो अब देखिए जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं वो होता है हमारा साइन फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम उससे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इसके डोमेन और रेंज को कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इसमें बाइजेक्टिव क्वालिटी आ जाए। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फंक्शन होता है साइन फंक्शन वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है। लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यही होता है हमारा साइन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा साइन फंक्शन होता है इसमें कुछ इस तरह की क्वालिटी होती है कि इसके डोमेन के इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स पे ये क्या करते हैं, सेम इमेज फॉर्म करते हैं इन कोडोमेन। और हम लोग को ये भी पता है कि जो साइन फंक्शन होती है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है। ठीक है, तो देखिए जो साइन फंक्शन की जो वैल्यू का जो रेंज होता है वो होता है आपका -1 to 1। राइट, अब देखिए हमारा ये जो फंक्शन है मैंने आपको बताया ये क्या करता है कि इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स पे सेम इमेज अटेंड करते हैं, सेम इमेज फॉर्म करते हैं। तो हमारा फंक्शन कैसे हो गए, मेनी वन फंक्शन हो गए। और यहाँ पे देखिए इनका जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और इनका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 to 1 होता है। तो इनका जो कोडोमेन है वो भी रेंज के इक्वल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हमारा ये जो फंक्शन है ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो इनका इनवर्स उस तरह से एग्जिस्ट तो करेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे हम इट अटेंस सेम इमेज या सेम वैल्यू लिख लीजिए, सेम वैल्यू इन आर कोडोमेन एंड इट्स रेंज -1 to 1 is not equals to its codomain, therefore it is many one into function। ठीक है, हमने आपको बताया कि क्या करते हैं, सेम पॉइंट पे बहुत सारे इमेज अटेंड करते हैं, सेम वैल्यू अटेंड करते हैं, तो ये क्या हो गया, मेनी वन हो गए। और इनका देखिए जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन इंटू फंक्शन हो गया। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इसके इनवर्स हमें पाने के लिए इसके डोमेन और रेंज को हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो देखिए हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो वैल्यू हमारी सेम आएगी, सॉरी सेम नहीं आएगी और इसका कोडोमेन इसके रेंज के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसका हम ग्राफ समझ लेते हैं कि साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, उससे हम लोग चीजों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए जो हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे है -1, 0 और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है हमारा 0, 1। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारे एंगल होते हैं ये तो मेरा 0 0 पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो होता है हमारा π, 0, ये होता है 2π, 0, इधर हमारा आता है 3π, 0, आगे भी आता है, मैं यहीं तक लिखता हूँ। यहाँ पे मेरा हो गया -π, 0, ये हो गया मेरा -2π, 0। ठीक है, तो इस तरह से देखिए पॉइंट हो गए। और यहाँ पे देखिए जो मेरा पॉइंट होता है ये जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ये होता है हमारा π/2, 0 और यहाँ पे जो मेरा पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा हमारा -π/2, 0। तो अब देखिए ये हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ।
ठीक है, तो अब देखिए कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू है जो अनवर्ड रिपीट करती है। तो इसकी देखिए जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, -π/2 पे, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है, ये मेरा पॉइंट है जो -π/2, 0 वैल्यू तो मेरी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू है -1। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलती है -1, वो किस पे मिल रही है, -π/2 पे, और मैक्सिमम वैल्यू 1 किस पे मिल रही है, π/2 पे। और देखिए यही वैल्यू क्या होती है, बार बार रिपीट होती है पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, क्योंकि इसका देखिए डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो इसमें हम लोग को क्या होता है कि इन्फिनिटली मेनी पॉइंट मिलते हैं जिन पे हमको सेम वैल्यू मिलते हैं इनके कोडोमेन में। ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यू देखिए जो -π/2 से लेके π/2 वाली है, यही वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि इसके डोमेन को मैं -π/2 से लेके π/2 अगर हम इसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ठीक, और इसका देखिए जो रेंज है वो कितना है, -1 to 1 है। तो इससे हम क्या करें कि इसके कोडोमेन को रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो इससे जो हमारा नया फंक्शन मिलेगा वो बाइजेक्टिव होगा, मतलब इन्वर्टिबल भी होगा, और जब वो इन्वर्टिबल होगा तो उसका हम इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि जब इसके हम डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो देखिए कैसा फंक्शन आएगा। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। When we restrict its domain by -π/2 to π/2 and range, sorry, codomain by -1 to 1 its range, then we get a function defined as देखिए अब मेरा न्यू फंक्शन डिफाइंड होगा वो कुछ इस तरह से, -π/2 to π/2 टू इट्स रेंज -1 to 1। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन मिलेगा, ठीक है, अब ये आपका क्या होगा, 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा f(x) = sin x for all x belongs to -π/2 to π/2। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन मिलेगा अब ये क्या मिलेगा, बाइजेक्टिव मिलेगा, और जब बाइजेक्टिव मिलेगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि ये चीज समझ में आई होगी यहाँ तक, कैसे हमने इसके डोमेन और रेंज को रिप्लेस किया इन दोनों सेटों से, जिससे हमारा जो फंक्शन है वो अब बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जो एक न्यू हम फंक्शन इसका डिफाइन करेंगे वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा। मैं इसको हटा लेता हूँ। अब हम न्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग कह लेंगे f(इनवर्स) दैट इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 इन नेक्स्ट सेट -π/2 to π/2। ठीक है, और ये जो हमारा फंक्शन है ये इनवर्स फंक्शन है, और ये इस तरह से डिफाइंड होगा आपका f(इनवर्स x) इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, अब देखिए जब ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो इससे हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कह दिया कि f इनवर्स जो है हमारा इसका इनवर्स है, तो उसको अब हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये कहलाएगा साइन इनवर्स फंक्शन, राइट। और अब देखिए इसका जो डोमेन होगा अब वो हो जाएगा -1 to 1, और इसका जो रेंज हो जाएगा अब वो हो जाएगा -π/2 to π/2। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग देखिए बाकी जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, उन सब के लिए भी आपको डोमेन और रेंज को क्या करना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है, जिसके हेल्प से आप उनको क्या करते हैं, बाइजेक्टिव फॉर्म करते हैं, और उनके हेल्प से आप क्या करते हैं कि आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो होप सो कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि साइन का अगर हमें इनवर्स फंक्शन पाने हैं तो कैसे उसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करने होंगे। तो उसके लिए आपको इसके
प्रिंसिपल वैल्यू का रीजन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, और इसका रेंज क्या है ये आपको मेमोराइज होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का ये जो हमें मिलेगा इसे कहेंगे डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, और इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज, ठीक है, ये होगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज, और ये हमारा हो जाएगा डोमेन। ओके, तो होप सो कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बाकी फंक्शन जो है हमारे वो भी आपके इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होते हैं, जैसे कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, ठीक है, कोसेक हो गया, ये सारे भी आपके क्या होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन इनके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करके क्या करते हैं कि हम लोग उनको इन्वर्टिबल फॉर्म करते हैं और फिर उनका हम इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बाकी चीजें जो है देखिए इसी तरह से सिमिलरली उनके डोमेन और रेंज रिस्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। अब चलिए मैं कॉस की बात करता हूँ, तो देखिए कॉस के लिए डोमेन और रेंज को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखिए कॉस भी जो हमारा फंक्शन होता है कुछ इसी तरह से डिफाइंड होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर fx इक्वल टू कॉस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए इसका भी जो आपका cos x का भी जो मीन और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 to 1, ठीक है, तो इसका भी आपका जो रेंज होता है वो -1 to 1 है, तो इसके कोडोमेन को भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इसी से, और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है जो रिपीट नहीं होती है वो आपकी होती है एंगल 0 to पाई के बीच का, ठीक है। इन दोनों एंगल के बीच के 0 to पाई के बीच में इनके जो एंगल्स आते हैं उसके लिए आपकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जीरो से पीछे 0 एंगल से लेसर एंगल वाले के लिए अगर हम कोसाइन का वैल्यू निकालें और पाई से ग्रेटर एंगल्स के लिए अगर हम कोसाइन की वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या करती है, फिर से रिपीट करती है जो आपके इसी में पाई जाती है, ठीक है। तो इस फंक्शन के हम क्या करते हैं कि डोमेन और रेंज को रिप्लेस करते हैं 0 to पाई टू -1 to 1, तो इससे भी हमें जो कोसाइन फंक्शन मिलता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन मिलता है, और इसका भी हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम कॉस इनवर्स को जब लिखेंगे तो कॉस इनवर्स के लिए जो हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा वो डिफाइंड होगा फ्रॉम -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जो मेरा डोमेन हो जाता है वो हो जाता है -1 to 1, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हो जाएगा इसके लिए वो हो जाता है 0 to पाई, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी भी चार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आपको इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन करने होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन क्या होते हैं, अब हम लोग टैबुलेट करके पढ़ लेंगे एक ही बात, बाकी के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 10 की बात करें, ठीक है, तो 10 का जो डोमेन होता है वो भी रियल नंबर होता है और रेंज भी रियल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन देखिए 10 में क्या होता है, 10 के जो डोमेन होता है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हमारा 10 फंक्शन होता है वो मेनी वन फंक्शन होता है, ठीक है। उसको हमको वन फंक्शन बनाने के लिए उसके डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो उसका जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट होता है 10 का वो -π/2 से π/2 रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, और वैल्यू जो आती है रियल नंबर में ही आती है, तो उसके आपको रेंज को कोडोमेन से रिप्लेस नहीं करना, उसका कोडोमेन और रेंज सेम होता है, ठीक है। ये हो गई 10 की बात, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसको, अब मैं इसको हटा लेता हूँ और फिर हम लोग एक ही बार टैब बना करके सारे के सारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन को पढ़ लेंगे। तो अब देखिए जब tan की बात आती है तो tan जो tan थीटा होता है, ठीक है, इसके लिए आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है R2R, ठीक, fx इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ tan x, यहाँ पे थीटा भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपका डोमेन है इसको हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है, और इससे हमें जो रेंज मिलेगा वो इसके कोडोमेन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोडोमेन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, ये भी हमारा फंक्शन अब हो जाएगा क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, और इसके लिए भी हम इनवर्स फंक्शन इसका हम लोग अब फॉर्म कर सकते हैं या इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए tan हो गया, अब कॉट की बात आती है, तो कॉट जो होते हैं इसके लिए भी कॉट जो हमारे हैं वो डिफाइंड होते हैं R2R,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका जो डोमेन है इनको फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, इसके रियल नंबर के सेट को हमको यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है ये भी हमारा क्या होगा, सॉरी 0 to पाई ओपन इंटरवल आप लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती बता दिया था, इसका जो डोमेन है उसको रिप्लेस करने पड़ेगा ओपन इंटरवल 0 to पाई से। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा जो फंक्शन है आपका हो जाता है बाइजेक्टिव। और जब बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसका इनवर्स ऑफ फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इनके डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ साइन इनवर्स, उसके बाद आएगा हमारा कॉस इनवर्स, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, उसके बाद आता है हमारा सेक इनवर्स, लास्ट हम लिख लेते हैं कोसेक इनवर्स। ठीक है, ये सब के सब मेरे इनवर्स हैं, आप ऐसे समझिए, जल्दी जल्दी में ऐसे ही लिख दिया, ये भी हो गया इस तरह से। अब देखिए इसके हमको पहले पढ़ लेने हैं डोमेन, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज। ठीक है, अब देखिए इसके लिए रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होंगे, राइट। तो अब इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स के लिए मैंने अभी डोमेन बताया, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन की -1 to 1। ठीक है, तो जो आपके साइन के रेंज होते हैं आपके इनवर्स के वो डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। कॉस इनवर्स की भी बात करें तो इसका भी जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होगा आपका वो होता है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग tan इनवर्स पे। तो देखिए tan इनवर्स का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि tan थीटा की जो वैल्यू आती है, जो tan x की वैल्यू आती है वो पूरे रियल नंबर में बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। क्वाट इनवर्स की बात करते हैं तो इसका भी जो डोमेन आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर आता है। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आता है वो आता है आपका ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब आते हैं हम लोग सेक इनवर्स। तो देखिए सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है आपका r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, -∞ -1 यूनियन 1 to ∞। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -∞ -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to ∞। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक इनवर्स की बात करते हैं तो इसका जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आता है वो आता है आपका क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस π/2। ठीक है, -π/2 इसलिए क्योंकि देखिए जो आपका सेक होता है वो कॉस का इनवर्स रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो cos π/2 की वैल्यू होती है 0 और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे हमारा जो सेक की वैल्यू मिलती है वो नॉट डिफाइंड मिलती है, इसीलिए यहाँ पे ये -π/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कोसेक में। तो कोसेक का भी देखिए जो आपका डोमेन होता है, ठीक है, वो यही होता है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, और इसका देखिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। ठीक है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कोसेक आपका होता है साइन का रेसिप्रोकल, वो भी हो जाएगा 1/0, तो वहां भी वैल्यू नॉट डिफाइंड मिलेगी। इसीलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस 0 डिग्री को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका है टैब जिसमें आप डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से हम रिस्ट्रिक्शन कर करके क्या करते हैं कि फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाते हैं और उसके डोमेन और रेंज को मॉडिफाई करते हैं
और उसके हेल्प से जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को का इनवर्स फंक्शन पाते हैं तो उसमें डोमेन और रेंज हमें इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए कि चीजें क्या होती है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज दिस एंगल या दिस वैल्यू, तो आपको कैलकुलेट करने होंगे और ध्यान देना होगा कि जो भी आपके वैल्यू आएंगे वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होने चाहिए। ठीक है, तो होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं हटा लेता हूँ और इससे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, मेरा पहला एग्जाम्पल है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। ये हो गया मेरा फर्स्ट। और सेकेंड है मेरा कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, इनके हमको वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, इसके सॉल्व करने के भी अपने तरीके हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू होगी ना, पहले हम इसको लेट कर लेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज करेंगे। तो देखिए हम इसको ले लेते हैं, लेट साइन इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अब देखिए ये साइन इनवर्स है, इसको जब हम इधर रिप्लेस करेंगे ये हमारे हो जाएंगे साइन x और इधर हमारे पास आएगा √3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू लिखना है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये जो आपका √3/2 है वो किस एंगल की वैल्यू होती है साइन में, और ये भी ध्यान देना है कि जिस एंगल को हम लिख रहे हैं वो एंगल हमारे साइन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता होगा, x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिए, आपके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमेशा आपको एक एंगल की वैल्यू देंगे। ठीक है, कोई आपको फिक्स वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना होगा। तो अब देखिए ये आपका हो गया साइन x। अब ये साइन में कितने एंगल की वैल्यू होती है √3/2, तो हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ये साइन 60 की वैल्यू है। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू आती है π/3। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 60 डिग्री है तो इसको हम पाई में कैसे चेंज करें, मतलब रेडियन में कैसे चेंज करें। तो आप 60 को क्या कीजिए कि पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 180 से डिवाइड कर दीजिए, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो 6 से कटेंगे तो 3 आएंगे, वैल्यू कितना आ गया π/3। तो 60 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं π/3। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो √3/2 आ गया वो π/3 आ गया, और ये जो π/3 होगा वो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट भी होगा। और अब देखिए जब दोनों तरफ साइन साइन हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल एंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू π/3, और x हम किसको सपोज करे थे, साइन इनवर्स √3/2 को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू π/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, होप सो कि ये समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट को हम लोग करते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीजों को पहले जान लेंगे हम लोग, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ये वाला सेकेंड वाला। अब देखिए सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स -1/2। तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स x -1/2 इक्वल टू x। तो यहाँ पे देखिए कॉस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब कॉस x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो अब देखिए इस माइनस को भी हम साइड में करते हैं, इस 1/2 को चेक करते हैं कि कॉस में कितने की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कॉस x इक्वल टू माइनस कॉस, ये भी हमारा π/3 का ही वैल्यू होता है, मतलब कि कॉस 1/2 कॉस में 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ चीजें आपको समझ लेना है। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉस माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, शायद आप लोगों को पता हो। अगर कॉस माइनस थीटा की वैल्यू करते हैं तो ये वैल्यू हमें आती है कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये हमारा कोसाइन। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस थीटा हमें कब मिलेगा, जब हम कॉस को क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे तब हमें माइनस कॉस थीटा मिलता है, या कॉस
पाई प्लस थीटा करते हैं तो भी हमें वैल्यू माइनस मिलती है। ये हमें माइनस कॉस थीटा मिल गया और ये हमारा माइनस कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, दोनों में हमें माइनस मिलता है। तो इस एंगल को हमको क्या करना है, ये माइनस है तो इसको या तो हम पाई में से माइनस करें या पाई में प्लस करें। ठीक है, तो इसमें देखिए हम माइनस करेंगे इसके वैल्यू को, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो ये जो माइनस है ये दिक्कत करता, क्योंकि हम एंगल से एंगल इक्वल नहीं लेते, और इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो कॉस माइनस थीटा भी नहीं होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे इस माइनस को हमको रिप्लेस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी कॉस एक्स इक्वल टू कॉस, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाती है कॉस 2 पाई बाई 3 और ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 2 पाई बाई 3 और ये बिलोंग भी करेगा 0 टू पाई में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये हमारे 2 एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। होप सो कि ये समझ में आया होगा मेथड कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले कोई भी हमको दिए रहेंगे क्वेश्चन तो हम इक्वल टू एक्स वाई जेड कुछ भी लेट करेंगे, फिर उनको हम क्या करेंगे कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमें वैल्यू दिए हुए हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किस एंगल की वैल्यू है। ठीक है, और उस एंगल की वैल्यू को लिखने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि जो हम एंगल ले रहे हैं वो इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के पार्ट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट है हमारा सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग कैसे वैल्यूज लिखेंगे। इसमें देखिए पहला अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी थीटा और जो थीटा होगा हमारा वो साइन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट होगा। कहने का मतलब कि जो हमारा थीटा है वो बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपका होगा अगर आपके पास कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं थीटा जब हमारा थीटा बिलोंग करेगा कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, मीन्स के 0 टू पाई के सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, थर्ड है आपका tan इनवर्स tan थीटा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब आपका आता है फोर्थ है आपका कॉट इनवर्स कॉट थीटा। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू आएगी थीटा जब हमारा थीटा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 टू पाई एंड थीटा इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए या तो माइनस पाई बाई 2 कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। चलिए फिफ्थ आपका है सेक इनवर्स सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू थीटा होगी जब हमारा थीटा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई वेयर थीटा इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2। एंड सिक्स्थ है आपका कोसेक इनवर्स cosec theta, this will be also equal to theta when theta belongs to close interval minus pi by 2 to pi by 2 where theta is not equals to 0। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम है कि जहां पे आपके पास अगर साइन इनवर्स साइन थीटा है तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ थीटा हो जाएगी। ठीक है, हमारे जो फंक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जो हमारा थीटा होगा वो इसके अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट है तब। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट नहीं है तो इसको पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाएंगे, उसके बाद इसको हम इक्वल टू थीटा के फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है, तो होप सो कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें लिखे हैं
कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, ठीक है, इसका हमें वैल्यू बताना है, राइट। तो मैंने कहा कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो उसको हम डायरेक्टली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं अगर हमारा थीटा जो है उस फंक्शन के दिए हुए फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर लाई करते हैं तो, ठीक है। तो अब देखिए कॉस थीटा के लिए सॉरी कॉस इनवर्स का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होता है 0 to पाई होता है, राइट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एंगल है हमें जो दिए हुए हैं वो 0 to पाई में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में वो है 6 और न्यूमरेटर में है 7। जब हम 7 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल है इससे पता चलता है कि इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के एलिमेंट नहीं है। तो पहले इनको हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे शो करेंगे, यहीं पे मैं करता हूँ। ये हो गया हमारे कॉस इनवर्स और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कॉस पाई माइनस सॉरी पाई माइनस नहीं पाई प्लस पाई/6 और इसको मैं ऐसे क्लोज करता हूँ। तो अब देखिए कॉस में मैंने लिख लिया पाई प्लस पाई/6। अब इसको चेक करते हैं कि जो मैंने एंगल ऐसा लिखा ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो आएंगे 6 और ये हो जाएंगे हमारे 6 पाई प्लस पाई, सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 7 पाई/6, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज जो है आपको दिख गया कि जो हमने इस एंगल को ब्रेक करा है वो सही करा है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे अब समझते हैं मैंने पाई प्लस पाई/6 ले लिया, ठीक है। अब ये मेरा हो गया 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा ये भी हमको आना चाहिए, ठीक है। तो 180 में हम जब प्लस करते हैं कोई भी वैल्यू तो हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और ये जो एंगल जो हम चेंज ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे, ठीक है। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब हम लोग एंगल चेंज की बारे में बात करते हैं तो हम एंगल्स ले लेते हैं। ये हमारा होता है 0, ये होता है 90 और ये होता है 180, ये 270 और फिर यहाँ पे आता है 360। तो अब देखिए 180 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें नो चेंज होते हैं जब हम एंगल चेंज करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब cos 180 प्लस थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा, क्या आएगी वैल्यू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख लेता हूँ, देखिए वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। तो इसको हम लिख लेंगे cos इनवर्स cos 180 माइनस थीटा, तो इसको मैं लिख लूंगा माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई/6, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आ गई ऐसी, इतना वैल्यू आ गया माइनस कॉस पाई/6। अब देखिए माइनस है ना, अब इसको हमको फिर से अंदर ले जाने होंगे, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे हम फिर से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, फिर इसको हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई/6, ठीक है। अब देखिए क्योंकि माइनस थीटा था ना तो माइनस को हमको इसको अंदर ले जाने पड़ेंगे, राइट। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू होगी वो कैसे आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स कॉस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू देंगे 5 पाई/6, ठीक है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमें वैल्यू मिली, ये जो एंगल मिला, अब ये जो एंगल है ये इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 5 पाई/6, ठीक है। एक तो आपका ये तरीका हो गया इसी को सॉल्व करने का। एक दूसरा तरीका देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसी को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/6, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे, 6 का एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई और 12 पाई में से 5 पाई माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 पाई और अपॉन 6। तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख लेंगे। और अब देखिए cos 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई में से हम कुछ भी एंगल माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 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 इनवर्स cos 5 पाई/6। तो अब देखिए जो एंगल है हमारा सॉरी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 5 पाई/6, ठीक है। तो या तो इसको आप ऐसे ब्रेक कीजिए नहीं तो ऐसे ब्रेक कीजिए, तो दोनों तरह से आपको ध्यान देना है कि जो हमारा एंगल है वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, ठीक है। अब ये मेरा बिलोंग कर रहा था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में,
ठीक है, तो ये इस एंगल को हम डायरेक्टली आंसर कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड को देख लेते हैं सेकेंड कैसे सॉल्व होगा। अब इसको मैं हटा लेता हूं। अब देखिए सेकेंड है हमारा साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिए साइन के लिए हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -π/2 टू π/2। अब यहाँ पे देखिए जो मेरा एंगल है वो π/2 से ग्रेटर है। ठीक है, ये एंगल जो होगा साइन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको देखिए अब हम लोग फिर से उस तरह का लाएंगे, मतलब इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम एंगल लाएंगे। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स और इनको लिखेंगे हम साइन पाई माइनस π/3। ठीक है, अब देखिए जब हम पाई माइनस π/3 करेंगे तो इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, तो आप एलसीएम लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3π माइनस पाई ऊपर हो जाएगा 2π और नीचे हो गया 3। ठीक है, तो हमने एंगल जो डिवाइड करा मतलब सेपरेट करा वो सही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा साइन इनवर्स, अब ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा साइन π/3 और ये जो π/3 है ये -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब आ जाएगी आपकी π/3 एंड दिस बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल को सेपरेट करके ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखिए हम लोग कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका tan इनवर्स tan π/4। यहाँ पे देखिए जो हमारा π/4 है ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, दिस गिव्स π/4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। तो हम लोगों ने इस थ्योरम नंबर 1 के कुछ एग्जांपल्स भी समझे, कैसे हम एंगल को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ला करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं थ्योरम नंबर 2 के साथ, वहाँ पे हम लोग थ्योरम्स को भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।